चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, और स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब परिवार जी के जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। जैसा कि हम लोग लुसेंट सीरीज अभी चला रहे हैं, लुसेंट सीरीज में जो होमवर्क मिलता है वो आपका टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन। उसी में आप लोग को होमवर्क मिल जाएगा। और एक चीज़ और कि सब जितना भी वीडियो अपलोड होता है उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो चैनल का नाम है भी यही जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन। उसी का प्ले लिस्ट खोलिएगा, उसमें सारा वीडियो आपको सीरियली मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आज का जो टॉपिक था क्या था? हिस्ट्री में मुगल शासन व्यवस्था, ठीक है, पेज नंबर 38, ठीक है, मुगल शासन व्यवस्था पेज नंबर 38 में। तो बताइएगा इसमें कि मुगल शासन व्यवस्था में जो मंत्री परिषद हुआ करता था, ठीक है, उसे क्या कहते थे? विजारत, ठीक है। क्या कहते थे? विजारत, ठीक है। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था, ठीक है। मुगल शासन व्यवस्था में जो मंत्री परिषद होता था उसे क्या कहते थे? विजारत, ठीक है। अगला बताइएगा कि बाबर के शासनकाल में, ठीक है, बाबर के शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वो कौन सा था? वजीर, ठीक है। वजीर मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है। तो वजीर का पद सबसे महत्वपूर्ण था बाबर के शासनकाल में, ठीक है। अगला बताइएगा कि सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होते थे? वकील, ठीक है। कौन थे? वकील, ठीक है। सम्राट के बाद कौन? वकील, ठीक है। सम्राट के बाद वकील, ठीक है। जिसका कर्तव्य जो है, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने बांटा था दीवान में, मीर बख्शी में, ठीक है, और उस सद्र में, ठीक है। दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र में, ठीक है। अगला बताइएगा कि औरंगजेब के समय में, ठीक है, औरंगजेब के समय में सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर किसने कार्य किया था? असद खां। कौन? असद खां, ठीक है। किसके शासनकाल में? औरंगजेब, ठीक है। असद खां औरंगजेब के समय में, ठीक है। असद खां औरंगजेब के समय में कितने वर्ष तक? 31 वर्ष तक, ठीक है। 31 वर्ष तक शासन किए थे। अगला बताइएगा कि जो मुगल काल में सूचना व गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? हाँ, दरोगा, ठीक है। दरोगा ए डाक चौकी। क्या कहते थे? दरोगा ए डाक चौकी, ठीक है। जो मुगल काल में जो गुप्तचर होता था उसे क्या कहते थे? दरोगा ए डाक चौकी, ठीक है। दरोगा ए डाक चौकी। लेकिन अगर पूछे कि मौर्य काल में जो गुप्तचर होता था उसे क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त के द्वारा, जी कौटिल्य के द्वारा उसे क्या कहा गया था? गूढ़ पुरुष, ठीक है। गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, ठीक है। मौर्य काल में जो है चाणक्य के द्वारा जो है, कौटिल्य के द्वारा कहा जाता था गुप्तचर को गूढ़ पुरुष, ठीक है। अगला बताइएगा कि प्रशासन की दृष्टि से, ठीक है, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य को किसमें बांटा था? सूबों में, ठीक है। सूबा जिसको बोलते हैं। तो मुगल साम्राज्य को पहले बांटा था सूबा में, ठीक है। किसमें? सूबा में। उसके बाद सूबों को किसमें? सरकार में, ठीक है। सूबों को सरकार में। उसके बाद सरकार को नहीं, हाँ, परगना या महाल, ठीक है। सरकार को परगना या महाल में, ठीक है। उसके बाद जो है परगना को हाँ, जिला या दस्तूर में, ठीक है। परगना को महाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो महाल को किसमें बांटा था? जिला या दस्तूर में। और जो सबसे निम्न होता था, ठीक है, दस्तूर के किसमें बांटा था? ग्राम में, ठीक है। जो सबसे निम्न कोटि का होता था, ठीक है, जो कि हम लोग सब काल में जितना भी पढ़े, मौर्य काल हो चाहे कि दिल्ली सल्तनत हो, मतलब सब में जो है सबसे निचला स्तर क्या होता था? ग्राम, ठीक है। अगला बताइएगा कि दहसाला प्रणाली, ठीक है। दहसाला प्रणाली किसने शुरू किया था? अकबर ने, ठीक है। हाँ, ठीक थी, अकबर ने। तो दहसाला प्रणाली जो है किसने शुरू किया था? अकबर ने, ठीक है। तो दहसाला प्रणाली जो है अकबर ने कब शुरू किया था? 1580 में, ठीक है। कब? 1580 में, ठीक है। 1580 में दहसाला प्रणाली, ठीक है। 1580 में दहसाला प्रणाली। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। टोडरमल बंदोबस्त, क्योंकि अकबर का जो दीवान था कौन? टोडरमल, ठीक है। वो जो है भूमि से संबंधित था। कौन? टोडरमल, ठीक है। और जो है टोडरमल बंदोबस्त जो थी इस व्यवस्था में के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में विभाजित किया था? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सा? पोलज प्रति चाचर बंजर, ठीक है। पोलज प्रति चाचर बंजर, ठीक है। तो पोलज किसे कहा जाता था? बताना आप लोग को।
हाँ बताना आप लोग को, नियमित रूप से जिसमें खेती होता था उसे क्या कहते थे? पोलज। ठीक है, नियमित रूप से जो खेती होता था मतलब वर्ष में 2 बार फसल उगा लेता था उसको पोलज कहा जाता था। ठीक है, पोलज। वही बताना है कि 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर जिसमें खेती होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? प्रतिभूमि। ठीक है, प्रतिभूमि। क्या कहते थे? प्रतिभूमि। वही बताना है कि 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती करता था उस भूमि को क्या कहते थे? चाचर। ठीक है, चाचर भूमि। कौन सा भूमि? चाचर भूमि। वही बताना है कि खेती योग्य भूमि नहीं, ठीक है, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था उसे क्या कहते थे? बंजर भूमि। ठीक है, मतलब जिसमें खेती नहीं होता था और ना ही उसमें लगान वसूला जाता था उसे बंजर भूमि। ठीक है, तो ये जो है 4 प्रकार की भूमि का बंटवारा किया गया था। ये कौन सा व्यवस्था में? तो 10 साल। ठीक है, 10 साल प्रणाली, 10 साल प्रणाली, 10 साला प्रणाली। ठीक है, इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, हाँ टोडरमल। अगला बताइएगा कि 1570, ठीक है, 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली प्रारंभ की थी। ठीक है, उस प्रणाली को क्या कहा जाता है? जब्दी प्रणाली। ठीक है, कौन सा प्रणाली? जब्दी प्रणाली। कब शुरू हुआ था? तो 1570-71 में। ठीक है, जब्दी प्रणाली। अगला बताइएगा कि औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में एक जो है भू राजस्व की प्रणाली अपनाई थी उसे क्या कहा जाता था? हाँ, नस्क प्रणाली। ठीक है, कौन सा? नस्क प्रणाली। ठीक है, कौन सा प्रणाली? नस्क प्रणाली। ठीक है, किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, अगला बताइएगा कि अफीम का जो है उत्पादन होता था मुख्यतः कहाँ से? हाँ, बिहार और मालवा। ठीक है, बिहार और मालवा। लेकिन अगर पूछे सोरा, सोरा कहाँ से? सोरा बिहार से। ठीक है, सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार। ठीक है, और अफीम क्या चीज? सोरा वो भी एक नशीले पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे अफीम होता है ना, अफीम, सोरा, सुना सुना लग रहा है। अच्छा, चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसको। मुगल काल के जो प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है, और उसके कार्य, उसके बारे में बताना है। मुगल काल में जो है प्रांतों में शांति स्थापित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? सूबेदार। ठीक है, क्या कहते थे? सूबेदार। ठीक है, प्रांतों में जो शांति स्थापित करते थे उसे सूबेदार कहा जाता था। अगला बताइएगा, जो मुगल काल में प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, प्रधान अधिकारी, उसे क्या कहते थे? दीवान। ठीक है, उसे दीवान। तो राजस्व जो प्रांतीय राजस्व जो इकट्ठा करता था उसे दीवान, लेकिन जो शांति स्थापित करता था उसे सूबेदार। ठीक है, सूबेदार। वहीं बताइएगा, मुगल काल में जो सैन्य का प्रधान अधिकारी होता था उसे बख्शी। ठीक है, क्या कहते थे? बख्शी। ठीक है, सैन्य विभाग को बख्शी कहा जाता था। लेकिन अगर पूछे कि फौजी अधिकारी, ठीक है, जिले का जो प्रधान फौजी अधिकारी होता था मुगल काल में उसे क्या कहते थे? फौजदार। ठीक है, फौजदार, फौजी अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। अगर पूछे जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन होता था? देखिए, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, ठीक है, और एक तो हम लोग बोले प्रांत का राजस्व प्रधान। ठीक है, तो जिले का जो होता था उसे आमिल, ठीक है, आमिल कहते थे, या फिर अमल गुजार। ठीक है, अमल गुजार या फिर आमिल कहते थे। लेकिन अगर पूछे कि प्रांतीय राजस्व का प्रधान अधिकारी कौन होता था, तो दीवान। ठीक है, अगला बताइएगा कि नगर का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? कोतवाल। ठीक है, नगर का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। अगला बताइएगा कि अकबर के द्वारा, ठीक है, अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति कब किया गया था? करोड़ी। ठीक है, क्या नाम था? करोड़ी। ठीक है, करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति कब किया गया था? 1573 में। कब? 1573 में। ठीक है, बताइएगा कि अकबर द्वारा जो अंतिम अभियान था, ठीक है, सबसे पहले बताइएगा अकबर का जन्म कब हुआ था? 42। ठीक है, 2 साल बढ़ा दिए तो 1542 में। ठीक है, अकबर का जन्म 1542 में। ठीक है, वही पूछे अगर से इसका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए बैठिए। हाँ बताइएगा, अकबर की मृत्यु कब हुई थी?
1605 में, ठीक है। अकबर का जन्म अगर पूछे तो 1542 में। अकबर की मृत्यु 1605 में, ठीक है। अकबर का जन्म 1542 में, ठीक है। और अगर मृत्यु पूछे तो 1605 में। अकबर द्वारा जो अंतिम अभियान था वो कब? 1601 में। बहुत अच्छा, 1601 में। कहाँ, कौन सा क्षेत्र में? तो असीरगढ़, ठीक है। असीरगढ़ के क्षेत्र में, ठीक है। असीरगढ़ अभियान जो उसका अंतिम अभियान था कब? 1601 में, ठीक है। अगर पूछे कि दास प्रथा का अंत जो है अकबर ने कब किया था? 1662, ठीक है। 1562, ठीक है। सॉरी, 1562 में, ठीक है। 1562 में। 1662 कहाँ चला गया? 1605 में मृत्यु हो गया उसका बेचारा। अच्छा बताइएगा कि अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी? हाँ, डायरिया, ठीक है। उसी में बताए थे, ठीक है। मतलब कि वही लोटा लेके दौड़ते रहता था, ठीक है। तो उसी में उसका मृत्यु हो गया था। बताइएगा दास प्रथा का अंत जो है अकबर ने कब किया था? 1562, ठीक है। इससे पहले बताए थे कि अकबर जो है 2 साल जो है हरम दल में रहे थे, ठीक है। और उसके बाद पूर्णतः वो अपने आप को हरम दल से मुक्त कब किया था? 62 में, ठीक है। 1562 में, ठीक है। 60 से 62 तक वो रहे थे। 1562 में। बताइएगा तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कब? 63 में। 63 में तीर्थ यात्रा। 64 में जजिया कर, ठीक है। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 64 में। वहीं अगर पूछे कि इबादत खाने की स्थापना कब किया था? 75 में, ठीक है। 1575 में। और इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश कब दिया था अनुमति? हाँ, 1578 में, ठीक है। 1578 में। उसके बाद जो है मजहर की घोषणा कब किया गया था? अकबर द्वारा मजहर की घोषणा 1579 में, ठीक है। 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना जो है अकबर द्वारा कब किया गया था? 1582 में, ठीक है। 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में, ठीक है। 1583 में, ठीक है। अगला बताइएगा कि मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किसके समय में हुआ था? किस शासक के शासनकाल में? औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब। मुगल काल में जो है रुपये की सर्वाधिक ढलाई जो है औरंगजेब के समय में, ठीक है। अगर पूछे कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार, ठीक है, किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। औरंगजेब शासनकाल में। अगला बताइएगा कि आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? आना सिक्के शाहजहां, ठीक है। आना सिक्के शाहजहां, ठीक है। अगर पूछे कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? शाहजहां। और चित्रकला का स्वर्ण काल? जहांगीर, ठीक है। अगला बताइएगा कि सिक्का के बारे में बताते हैं कि शीशे का सर्वाधिक सिक्का किसने चलवाया था? सबसे पहले बताइएगा कि सोने का सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाया था सबसे पहले? हिंद देवान, ठीक है। हिंद देवान। इंडोगिरी नहीं पढ़े थे, सब भूल गए पीछे वाला, इंडोगिरी। लेकिन अगर पूछे कि सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने? तो कुषाणों ने, ठीक है। कुषाण में अगर बोले तो विम कटपिसेस कहीं देता है, ठीक है। हाँ, विम कटपिसेस। अगला बताइएगा कि अभी क्या बोले? शीशे का सर्वाधिक सिक्का किसने चलवाया था? सातवाहनों ने, ठीक है। किसने? सातवाहनों ने, ठीक है। और अन्ना नामक सिक्के किसने चलवाया था? आना, तो अभी बोले ना शाहजहां है, ठीक है। आना शाहजहां है। बताइएगा कि मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का जो चलता था उसे क्या कहते थे? उसे मुहर कहा जाता था, ठीक है। क्या कहते थे? मुहर, ठीक है। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, उसे क्या कहते थे? संसब, ठीक है। उसे संसब कहा जाता था। और एक बात है कि मुगल काल में जो सोने का सिक्के गोल आकार का सिक्का होता था, ठीक है। सिक्का बहुत तरह का होता था, लेकिन मुगल काल में जो सोने का गोल आकार का सिक्का होता था उसे क्या कहते थे? इलाही, ठीक है। उसे इलाही सिक्का कहते थे। कौन सा सिक्का? इलाही सिक्का। बताइएगा मुगल काल में जो चांदी का सिक्का होता था उसे क्या कहते थे? रुपया, ठीक है। चांदी का सिक्का रुपया। लेकिन अगर पूछे कि अकबर के नाम से चांदी का सिक्का चलाया था उसे क्या कहते थे? तो जलाली, ठीक है। क्योंकि अकबर का जो है बचपन का नाम क्या था? जलाल, ठीक है। तो जलाली सिक्का अकबर के नाम से चलाया गया था, चांदी का सिक्का, ठीक है। बताइएगा कि मुगल काल में जो है अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कौन सा रुपया था? तो चांदी का रुपया, ठीक है। मुगल काल में अर्थव्यवस्था का आधार जो है
चांदी का रुपया था, ठीक है। बताइएगा दैनिक लेन देन के लिए, ठीक है, दैनिक लेन देन के लिए मुगल काल में किसका प्रयोग होता था? तांबे का दाम, ठीक है, तांबे का दाम का प्रयोग होता था। अगला बताइएगा कि मुगल काल में जो सैन्य व्यवस्था था, ठीक है, वह किस प्रथा पर आधारित था? हाँ, मनसबदारी। कल भी आप बोले थे ना कि मनसबदारी क्या होता है, तो मनसबदारी व्यवस्था पर था, ठीक है। मनसबदार मतलब उसका जो मंत्रिमंडल का जो भी होता था, जो कर वसूलता था, ठीक है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, उसे मनसबदार बोला जाता था। तो जिसके पास ज्यादा मनसब होता था, ठीक है, जो जितना ज्यादा मनसब कलेक्ट करता था उसका पद उतना ऊंचा होता था, ठीक है, मुगल काल में। तो मुगल काल में जो सैन्य व्यवस्था होता था वो पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। किस प्रथा पर? मनसबदारी प्रथा पर आधारित था, ठीक है। और इसे किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने, ठीक है, अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी प्रथा को, ठीक है। अगला बताइएगा कि जहांगीर ने जो सवार पद में 2 व्यवस्था जो है लागू किया था, ठीक है। मतलब सैन्य विभाग में जो है, मतलब सैन्य विभाग में जो भी सैनिक बनता था ना, उसके लिए 2 व्यवस्था लागू किया था। कौन कौन? 2 अस्पा, सिंह अस्पा, ठीक है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा। 2 अस्पा का अर्थ होता था कि जो जिसको भी सैनिक में बहाल होना उसको 2 घोड़ा लेके शामिल होना होगा, ठीक है, उससे 2 अस्पा। और 2 से अधिक या फिर 3 अधिक, मतलब 3 से अधिक, ठीक है, 3 या 3 से अधिक उसको बोलते थे सिंह अस्पा, ठीक है। तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा, ठीक है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा किसने शुरू किया था? जहांगीर ने, ठीक है, किसने? जहांगीर ने शुरू किया था। तो चलिए आज का टॉपिक इसमें इतना ही था हिस्ट्री में। और मुगल सम्राट जो है पूरा खत्म हो गया है, मुगल साम्राज्य। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मराठों का उत्कर्ष, ठीक है, अगले क्लास में मराठों का उत्कर्ष, और उसके बाद जो है खत्म हो जाएगा मिडावल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी। भारतीय संविधान, ठीक है, इसमें जो है पेज नंबर है 218। कल हम लोग मौलिक कर्तव्य देख लिए थे, आज हम लोग संघ कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति देखेंगे, ठीक है। तो बताना है कि जो है भारत सबसे पहले इसमें आता है, इसी में आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब आ गया, ठीक है, किसमें? संघ कार्यपालिका शक्ति में, ठीक है। तो बताइएगा कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में, ठीक है, किसमें? राष्ट्रपति में, ठीक है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53, ठीक है, अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति का पद बोले तो अनुच्छेद 52, ठीक है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52। और कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से, ठीक है, राष्ट्रपति का पद कहां से? ब्रिटेन से, ठीक है। अगला बताइएगा कि भारत में जो है व्यवस्था जो है कार्यपालिका की जो व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है कि अध्यक्षीय व्यवस्था है? संसदीय, ठीक है। लेकिन अगर अमेरिका में पूछे तो अध्यक्षीय है, ठीक है। यहाँ पे पूरी निर्भर संसद पे होता है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति, ठीक है, क्योंकि संसदीय प्रणाली है यहाँ पे। तो मंत्री परिषद जो है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगला बताइएगा कि नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति, नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है, वो नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अगर वास्तविक रूप से पूछे तो प्रधानमंत्री, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो है किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल होता है उसके पास, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका। लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका बोले तो राष्ट्रपति, ठीक है। देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है, देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। भारत का जो प्रथम नागरिक कहलाता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछे कि देश का जो वास्तविक नागरिक होता है कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है, संवैधानिक प्रधान और एक तो वास्तविक प्रधान। तो वास्तविक प्रधान हो गया प्रधानमंत्री। अगला बताइएगा कि राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में? नहीं, अनुच्छेद 58, ठीक है, अनुच्छेद 58। तो बताइएगा कि राष्ट्रपति पद की जो योग्यता होती है वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। और वह किस सदन का सदस्य निर्वाचित किए जाने का योग्य होना चाहिए, ठीक है, कौन सा सदन का?
तो लोकसभा, ठीक है। दो सदन होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा। बताइएगा उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को, ठीक है। अगर बोले अस्थाई सदन तो किसे बोलते हैं? राज्यसभा को, ठीक है, क्योंकि उसे भंग नहीं किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं अस्थाई सदन। लेकिन बोले निम्न सदन तो लोकसभा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए बोला गया है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने का योग्य होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक। अगला, चुनाव के समय से जो है, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं किया हो, मतलब कोई वो नौकरी में नहीं हो, ठीक है, उसी को बोला गया लाभ धारण, ठीक है, मतलब लाभ पद का धारण नहीं हो। लेकिन क्या अगर वो उपराष्ट्रपति पद पर है तो उसे माना जाएगा? लाभ पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति हो या फिर राज्य का कोई मंत्री हो तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। सिर्फ अगर कोई वो नौकरी में हो तो माना जाएगा लाभ पद, ठीक है। अगला बताइएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 54। वहां कहाँ चले गए आप? अनुच्छेद 54, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54, ठीक है। इसमें बताना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए जो है कौन कौन वोट देता है? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। हाँ, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत सदस्य नहीं, सिर्फ निर्वाचित। किसका? राज्यसभा का निर्वाचित, ठीक है। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य और राज्य का जो विधानसभा होता है उसका भी निर्वाचित सदस्य। मनोनीत इसमें नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के बारे में बोले तब उसमें जो है सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा का सभी सदस्य, ठीक है। हाँ, दोनों मनोनीत भी चलेगा उसमें, लेकिन सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा का, ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए। लेकिन राष्ट्रपति के लिए बोले तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का सिर्फ निर्वाचित सदस्य, ठीक है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। इसमें जो है कहा गया है कि पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा का भी निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पुदुचेरी और दिल्ली दो टो लिया गया है। पुदुचेरी और दिल्ली का जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला बताना है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं? 50, ठीक है, 50-50, दोनों में 50-50। 50 सदस्य जो है प्रस्तावक बनेगा उसका, ठीक है, और 50 सदस्य जो है अनुमोदक बनेगा उसका। किसका? राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। 50 गो आदमी जो है, 50 गो सदस्य जो है उसको जाएगा प्रस्ताव लेके कि जो है इसको राष्ट्रपति बनाया जाए, ठीक है, और 50 सदस्य अनुमोदक बनेगा कि इसको जो है राष्ट्रपति, हाँ, ये जो है राष्ट्रपति योग्य है और इसको हम लोग वोट दे रहे हैं। तो 50 सदस्य अनुमोदक हो गया, 50 सदस्य प्रस्तावक हो गया राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। अगला बताना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने पद्धति द्वारा होता है? 2 पद्धति द्वारा, ठीक है। कौन कौन? एक हो गया समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, और एक हो गया एकल संक्रमणीय मत पद्धति। 2 पद्धति इसमें लागू होता है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए। कितने? 2 पद, ठीक है, 2 पद्धति मतलब 2 प्रणाली, 2 सिस्टम। एक तो हो गया समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, मतलब कि जैसे इलेक्शन में खड़ा हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जो वोट देता है कौन? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देता है, तो उसमें देता है क्या कि जैसे ये राष्ट्रपति है, ठीक है, मान लीजिए किसी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, तो उनको जो है वोट देगा फर्स्ट चॉइस में, ठीक है, फिर सेकंड चॉइस में, फिर थर्ड चॉइस में, इस तरह करके। मतलब एक कह सकते हैं कि तीनों में जो 50%, ठीक है, 50% से एक वोट ज्यादा लाएगा वही कहलाएगा, वही मतलब चुनाव, हाँ, वही राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। लेकिन एकल संक्रमणीय क्या होता है? एकल संक्रमणीय चॉइस होता है, ठीक है, इसमें चॉइस होता है, मतलब कि एक ही आदमी जो है सभी को वोट देगा, ठीक है, उसमें से जिसका ज्यादा वोट होगा वही राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। तो इसका जो वर्णन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55, ठीक है, अनुच्छेद 55 में। अगला बताना है कि राष्ट्रपति अपने पद पर, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक होता है।
इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56, ठीक है, अनुच्छेद वहां भी आ रहे, ठीक है, वहां भी आएंगे, रुकिए थोड़ा, अनुच्छेद 56 में, ठीक है। अगला बताइएगा कि पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र, मतलब कि उसको कुल मिलाकर बात यह है कि राष्ट्रपति जो है क्या कहते हैं, हाँ, राष्ट्रपति जो है शपथ, ठीक है, शपथ लेता है। तो किसके सामने शपथ लेता है वो? उसका शपथ कौन दिलवाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए ससुराल चला गया है तो कौन? तो उनका, हाँ, उनका जो और अन्य न्यायाधीश रहता है ना, उनका, ठीक है, उनके सामने जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। तो शपथ वाला पढ़ लिए। इससे पहले पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा अपने पद की समाप्ति के बाद भी, ठीक है, वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, ठीक है। तो ये जो है अनुच्छेद 56 में वर्णन है। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति में खड़ा हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति में जो है तब तक पद उसका खाली नहीं कहलाएगा जब तक कि दूसरा कोई राष्ट्रपति नहीं बन जाता है, ठीक है, तब तक यही बना रहेगा। हो गया? हाँ, जैसे प्रधानमंत्री में भी इसी तरह होता है। प्रधानमंत्री में जैसे इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो प्रधानमंत्री का इलेक्शन जब होता है ना, तो उस टाइम प्रधानमंत्री वही कहलाता है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री बनेगा ना, मतलब जो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहा है वही जो है उसका प्रधानमंत्री कहलाएगा। कब तक? जब तक कि इलेक्शन समाप्त ना हो जाए, ठीक है। हो गया? अगला बताइएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही बताइएगा दूसरा राष्ट्रपति? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताइएगा तीसरा राष्ट्रपति? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, ठीक है। तो पहला कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा? हाँ, 3 नंबर का जाकिर हुसैन। बताइएगा 4 नंबर का? वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी। हाँ, उसके बाद जो है 5वां नंबर का फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति का अगर देहांत हो जाता है, ठीक है, या फिर महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया जाता है, ठीक है, तो वो जो है अपना जो है उसका पद खाली हो जाएगा। उस टाइम में जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उसका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं रहे तो कौन संभालेगा? हाँ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइएगा कि कौन सा ऐसा मुख्य न्यायाधीश था, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो राष्ट्रपति पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे? नहीं, मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है। वो जो वीवी गिरी है ना, वो मतलब डेथ होने के बाद, जैसे इनका जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वो आए थे, ठीक है, तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद रूप में काम किए थे। अगला बताइएगा कि अभी हम लोग का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो अगर पूछे स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अगर पूछे कि भारत की प्रथम, बोलिए सर, मतलब कि हाँ, हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद वो जन्म ली, ठीक है, और राष्ट्रपति बनी, तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल। वहीं बताइएगा कि भारत के प्रथम दलित मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू नहीं, KR नारायण, ठीक है, KR नारायण। बताइएगा कि द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज, ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज जिला से। अच्छा, प्रथम हम लोग 3 ठो पढ़ लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला, ठीक है, दूसरा कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा वीवी गिरी, ठीक है, और अंतिम बताइएगा कि अंतिम सबसे लास्ट अभी जो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इससे पहले रामनाथ कोविंद, ठीक है, इससे पहले रामनाथ कोविंद, उसके पहले मतलब 13वां, हाँ, 13वां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। वहीं पूछे 12वां राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ठीक है।
11वां राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, यहीं से हम लोग होश संभाले हैं और यहीं से हम जानना शुरू किया। हम खास करके हम आप लोग का नहीं पता, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे उसी टाइम से पता चला कि राष्ट्रपति कोई होते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए अब टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे उपराष्ट्रपति से, ठीक है। तो जय हिंद साथियों सभी को। तो ये हो गया। गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक बंधन। पूरा दे दिए थे? पढ़ भी लिए होंगे। हम तो कल निकल गए थे कॉलेज और पूरा दे दिए थे। हम ही बोले थे हमें कितना क्वेश्चन है पता है? अगर ऑब्जेक्टिव में चल गए तो 150। चल देखते हैं, 250 प्लस है और इससे एकदम पूरा क्वेश्चन आता है। पूछने से क्या होगा? तो समझाएंगे 1.5 घंटा नहीं, 1.5 दिन लग जाएगा, ठीक है। लगेगा कि नहीं? तो लगा दें तो 1.5 दिन में लगाएंगे, 1 दिन में पूरा नहीं। इसका एग्जाम है? अच्छा अच्छा। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? उप संयोजी बंधन तक पढ़े थे ना। संयोजी बंधन क्या होता था? उप संयोजी बंधन क्या होता है? हाँ बताइए। दो अधातु ससंयोजी, 2 अधातुओं के बीच संयोग होता है, ठीक है। और उससे पहले क्या बताए थे? आयनिक बंधन। आयनिक बंधन में एक धातु एक अधातु, और उप संयोजी में दोनों सेम धातु, सेम अधातु। हाँ सेम अधातु। तो फिर अंतर क्या हुआ ससंयोजी और उप संयोजी में? सब भूल गया। अरे ससंयोजी हम लोग दोनों मिल के कुछ काम करेंगे, आधा पैसा ही लगाएगा, 50 इसका 50 इसका। लेकिन एक तीसरा दोस्त है, इसके पास 20 ही रुपया है और ये बोल रहा है कि हमको 30 रुपया की जरूरत है। तो ये बोलेगा कि ठीक है मेरा 30 रुपया ले लो, लेकिन हमको जब जरूरत पड़ेगा उस समय हम ले लेंगे। आप इससे कोई पैसा हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम जो पैसा दिए वो सिर्फ ले लेंगे। इसको क्या कहते हैं? उप संयोजी। बताए थे ना कल, फिर भूल गए। मतलब टाइम होता क्या है ना कि सब सोचता है कि हाँ यहाँ का क्लास खत्म, एग्जाम खत्म। एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाँ याद रखने से कोई फायदा नहीं है। आप देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन बंधन में क्या देखे थे हम लोग? हाँ हाइड्रोजन के साथ कौन हो? कौन का फुल फॉर्म? ऑक्सीजन, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन बंधन को कैसे सूचित किया जाता है? डॉट से। किसे? डॉट 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 से, ठीक है। अब बताइए रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? अरे जो याद करने का उसको तो याद रखना पड़ेगा। बताइए। कौशल और एक लुईस, सर लुईस। कौशल और सर लुईस। कौशल मतलब कौशल याद रखिए, कोई दोस्त जरूर होगा। नहीं है? नहीं है तो एक सर है, कौशल सर। ठीक है। अब बताइए परमाणु रासायनिक संयोग क्यों करते हैं?
परमाणु रासायनिक संयोग क्यों करते हैं? अस्थायी अपना अस्तित्व प्राप्त करने के लिए, ठीक है। प्रसंस्करण क्या होता है? बता सकते हैं? ऑर्बिटल जानते हैं? ऑर्बिटल क्या होता है? कक्षक, हम लोग पढ़े थे कक्षक। कक्षक में क्या पढ़े थे? सब कुछ पुराना वाला याद रखना पड़ेगा तभी इधर क्लियर होगा। कक्षा के, हाँ, उस जगह को क्या कहते हैं, कहाँ पे कक्षक को कैसे हम लोग जानते हैं कि वहां कक्षक कहलाएगा? जैसे कि कोई भी अगर परमाणु है जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्थित होता है, कोई भी कक्षा में जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्थित होता है या इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होती है, उसी को क्या कहते हैं? कक्षक। तो वही चीज के बारे में बता रहा है कि दो अलग अलग कक्षक है, मतलब दो अलग अलग परमाणु का दो अलग अलग कक्षक, और उन दोनों का कक्षक मिला के एक जगह ऊर्जा को लाया गया, और यहाँ का ऊर्जा इस कक्षक का और इस कक्षक का दोनों मिला के जो ऊर्जा यहाँ पे आएगा, और दोनों मिला के जितना इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे भी सेम होगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रसंस्करण। और ऐसे भी हम लोग अगर कद्दू उद्दू देखते हैं, नहीं बोलते हाइब्रिड वाला है, दो गो मिल के, तो वही वाला कहानी बता रहा है, ठीक है, कि दोनों मिल के हाइब्रिड बना दिया इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड वाला कद्दू ऐसा नहीं पढ़ते हैं? हाँ तोड़ने के बाद भी पड़ेगा। हाँ ठीक है, प्रसंस्करण जान गए। उसके बाद देखेंगे निर्जन जोड़ी। निर्जन जोड़ी किसको कहते हैं? बताइए। जो बंधन में भाग नहीं लेता। हाँ, जो बंधन में भाग नहीं लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अभी हम लोग उपसंयोजी पढ़ रहे थे, तो बोल रहे थे कि दो दोस्त और एक दोस्त यहाँ है, ये सब दोनों अपना में क्या किया? साझेदारी कर लिया, किया कि नहीं? कि 50 इसके पास है, 50 इसके पास भी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा है, जो इसको दे रहा है, इसमें क्या बॉन्ड बनाया? क्या सिर्फ देने का काम किया? इस स्थिति में हो जाएगा इस समय ये वाला निर्जन जोड़ी, यहाँ पे जो देगा वो निर्जन जोड़ी कहला जाएगा। कभी ये स्थिति हो सकता है। और दूसरा स्थिति क्या हो सकता है? दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, बता सकते हैं? अच्छा, लेते हैं CO2। वो 3 ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, वो 3 ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, पहले CO2 लेते हैं। कार्बन 1, ऑक्सीजन कितना? 2। क्या करेंगे? 2। ठीक है, दोनों इधर लिख देते हैं। इसको कितना चाहिए? इसको टोटल 4 चाहिए। 2 इधर से ले लिया, 2 इधर से ले लिया। अब इसके पास तो 4 हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 हो गया। और ऑक्सीजन के पास टोटल रहेगा कितना? और क्या को चाहिए? 4 चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं पे देते 3 4 ऐसा। इसमें से कौन कौन बॉन्डिंग में भाग लिया? दिख रहा सिर्फ यही बॉन्डिंग में आपने भाग लिया है। ये भी बॉन्डिंग में भाग ले लिया है अपने में। तो ये सब जो होता है ये क्या होता है? निर्जन जोड़ी। जो भाग नहीं लिया उसको क्या कहते हैं? निर्जन जोड़ी। बाकी क्वेश्चन के अनुसार देख लीजिएगा जहां जहां पे देगा, ठीक है। उसके बाद और क्या देखना है हम लोग को? ये वाला देखे थे, क्या लिखा है? HO। क्या HO? नंबर ऑफ HO जानते हैं क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। HO हाइब्रिड वाला, ठीक है। और ऑर्बिटर, यानी कि ये हो गया प्रसंस्करण, और ये क्या हो गया? कक्षक। यही चीज के बारे में जो हम लोग नहीं अभी इधर और इधर वाला आके जो यहाँ पे आता है, इसके बारे में पूछ रहा है, वही निकालने हम लोग को बोल रहा है, ठीक है। ये 4 कहाँ से आया? ये 4 कहाँ से आया? तो ये कहाँ से आता है? तो हम लोग 3 चीज देखे। क्या क्या देखे? सबसे पहले क्या देखे? एक देखे उपकक्षक, नहीं उपसंयोजी देखे, एक वो देखे, और क्या क्या देखे? एक उपसंयोजी देखे, एक देखे हम लोग प्रसंस्करण देखे, 2 देखे, और एक क्या देखे? निर्जन जोड़ी। और यही तीनों का योग को ही वो बोलता है, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रसंस्करण ऑर्बिटर, यानी प्रसंस्करण कक्षक, ठीक है। तो अब ये अलग अलग करके वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? निकालने सीखे?
नहीं सीखे हैं। सबसे पहले CH4 क्या देखेंगे, CH4 कैसे सजाएंगे इसको, सर सी बीच में रहेगा, चार तरफ एक कार्बन का चार हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ लिखे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। इसमें हम क्या देखें, सबसे पहले देखेंगे हम लोग की पाई क्या वो है, पाई का बॉन्ड देखेंगे, क्या वो पाई बॉन्ड है, जीरो है, पाई जीरो 0 है, ठीक है। तो सिग्मा क्या वो है, पाई नहीं सिग्मा सिर्फ देखेंगे, क्या वो देखेंगे 1 2 3 4, सिग्मा 4 आ गया। उसके बाद क्या देखेंगे, उप सत्संयोजी बंधन, क्या कहीं पे उप सत्संयोजी किया है कि सिर्फ लिया है, ऐसा दिख रहा क्या, सब जगह से लिया है। उप सत्संयोजी मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ देंगे उधर से कुछ लेंगे नहीं, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, सब एक दूसरे से लिया है, यानी कि उप सत्संयोजी 0। उसके बाद और क्या देखेंगे, और इसके साथ क्या देखेंगे, हाँ निर्जन जोड़ी एक देखेंगे, निर्जन जोड़ी क्या हुआ है, एक, हाँ एक भी नहीं है, तो कितना हो गया 4 निकल गया। तो इसी के बारे में बोला गया, ठीक है, ये निकल गया। अब यही चीज के बारे में हम लोग को देखना है कि एक आता है SP, ठीक है, SP मतलब ये उपकक्षा ये भी उपकक्षा, तो ये 2, एक होता है SPP, ये क्या हो जाएगा 3, और एक तीसरा क्या है SPPP, हाँ तो हो गया 4। तो यही चीज हम लोग को देखना है कि किस में, अगर 2 आए तो वो किस में जाएगा, SP में, 3 जाएगा तो SPP, और 4 रहे तो SPPP। तो इसको हम लिख सकते हैं SP, इसको लिख सकते हैं SP², और यहाँ पे SPQ, ठीक है, यहीं से निकला है। अब यहीं से सारा चीज निकाल लीजिएगा, और सब का जो है अलग अलग दिया हुआ है क्या, डिग्री, SP में कितना डिग्री दिया है 180 डिग्री, SP² का 120, 109.28 डिग्री ना, इतने, हाँ वही है, ठीक है, डिग्री और मिनट। तो यहीं से निकाल लेंगे, जिसके बारे में पूछा जाए, हम लोग जब कोई चीज का इसका निकाले तो कितना निकला 4 निकला, इसका निकला टोटल 4, तो 4 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा SP3 में। और अगर पूछा जाए कि ये कितना डिग्री कौन बनाएगा तो कितना बनाएगा, ठीक है। उसी तरह सबका अलग अलग, लेकिन एक चीज और हम लोग नोट करेंगे, क्या ये जो है क्या है सिग्मा, अगर दो कार्बन आ जाए तो एक ही कार्बन का सिग्मा हम लोग गिनते हैं, कितना गिनते हैं, एक ही गिनते हैं। जैसे कि 2 कार्बन कहाँ आ जाएगा हम लोग का C2H2, इसको कैसे लिखेंगे CC, इधर लिख दें H, इधर भी H। अब देखिए इसको कितना चाहिए था, इसको टोटल 4 चाहिए था, उसमें से कितना ले लिया, 1 मिल गया, और क्या को चाहिए 1 2 3, इसको भी 4 को चाहिए था, इधर से बना लिया, ये अपना बना लिया। अब बताइए, अब इसमें बताइए कि कितना सिग्मा हो जाएगा, हाँ बताइए, नहीं सिग्मा बोलते हैं पाई, कितना हो गया, हाँ अच्छा ठीक है, पाई, इसमें पाई तो हम लोग गिनते ही नहीं है, जो चीज अभी हम लोग निकाल रहे हैं उसमें पाई को लेना देना है, तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा 3, हाँ एक ही को गिनती करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2 सिग्मा हो जाएगा, कार्बन का एक लेना है ना, तो एक ये लिए और एक ये लिए, और ये दोनों पाई तो 2 ही होगा, 3 नहीं होगा, एक हम बोले एक ही का लेना है, मात्र एक ही का, तब 2 ही होगा, ठीक है, सिर्फ 2 ही होगा। जब दो कार्बन आ जाएगा तो एक ही का लेंगे, तो क्या आया 1 2 3, और यहाँ पे H, यहाँ और यहाँ पे भी H हो गया। अब इसमें से इसमें सिग्मा क्या को गिनते हैं, एक ही को, और 2 क्या है पाई है, तुमको एक सिग्मा यहाँ मिल गया और एक सिग्मा यहाँ मिल गया, तो 2 ही हो जाएगा। और इसका तुम गिनेंगे नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन का जो भी गिनती करना है, तो 2 आ गया तो किस में आ जाएगा 2, यानी कि SP में आ जाएगा, SP में, और SP का कितना होता है 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे करके निकाल लीजिएगा।
अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है बताइए। तो इसमें पदार्थ प्रक्रिया करके उत्पाद का निर्माण, नया प्रक्रिया, हाँ, नया उत्पाद, 2 या 2 से अधिक पदार्थ प्रक्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करे, एक अलग पदार्थ का निर्माण करे, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण बताइए तो कैसे हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, मतलब एक दूसरे 2 रसायन के बीच में अभिक्रिया हुआ है। ताप में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन हो जाएगा, गंध में परिवर्तन, गंध, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन, ठीक है, उसके बाद ध्वनि, हाँ, ध्वनि उत्पन्न होगा और गैस का उत्सर्जन करेगा, हाँ, गैस का उत्सर्जन करेगा। ठीक है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? रासायनिक समीकरण जो कि LHS और RHS की तरफ, जिसमें एक तरफ प्लस 2 पदार्थ को प्लस में जोड़ा जाता है और एक तरफ सिंगल जो निर्माण, ठीक है। समीकरण को संतुलित किया जाता है इसमें। LHS और RHS। इसमें क्या क्या होता है? एक अभिकारक होता है, एक क्या होता है? एगो अभिक्रियायक और एगो उत्पाद। 2 तरह का चीज होता है। और उत्पाद का जो सिरा होता है वो किधर होता है? मतलब तीर का सिरा किधर होता है? उत्पाद की ओर होता है, लेकिन कहीं कहीं पे दोनों तरफ भी होता है, कहीं कहीं पे दोनों तरफ भी होता है। उसको ध्यान रखिएगा, वो तो आज वहां तक हम लोग पहुंचेंगे भी नहीं। उत्कर्मणीय और अनुकर्मणीय होता है ना, वहां पे वो देखेंगे, वहां तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे आज। क्या बात? अच्छा, हाँ, यहीं तक। इसी बीच में देखिए क्या क्या आप लोग को मिलेगा। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, नहीं, संयोजन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बहुत तरह का होता है। ठीक है, बहुत तरह का होता है। सब कौन कौन बता सकते हैं? संयोजी, संयोजी का मतलब क्या हुआ? संयोग होना मतलब जुटना। उसके बाद वियोजी मतलब टूटना, हाँ, टूट के 2 पदार्थ बन गया। उसके बाद उदासीनीय भी होता है, एक उदासीनीय बना देगा। उसके बाद नहीं, मुख्य रूप से वो सब अलग अलग चीज में आता है। ठीक है। उसके बाद बताइए और बता सकते हैं? एक विस्थापन अभिक्रिया। कौन कौन हो गया? एक हो गया संयोजन, संयोजन में क्या हो गया? जिसमें संयोग होता है, संयोज होता है। एक वियोजन, वियोजन इसमें क्या होता है? टूट जाता है। उसके बाद विस्थापन, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से उठ के वहां चल गया, उसके बाद स्थान बदल लेगा। उसके बाद उदासीनी। ठीक है, बस इतना ही पूछा जाता है, लेकिन और देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब बताइए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का 2 मिलके 1 बनता है, तो इसको लिख सकते हैं A+B और बनेगा क्या? AB। अब ई क्या है? वियोजन। तो यानी कि A+B टूटेगा तो क्या बन जाएगा? A+B। विस्थापन, विस्थापन A+B और क्या कर दें? B+A कर देते हैं, तो इससे क्या बन जाएगा? B² A² या फिर 2A+2B, ऐसा हो सकता है। इसका इसमें चल जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद ये उदासीनीय, उदासीन का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखिए ये तो ठीक है। ये क्या है? वियोजन। हाँ, वियोजन। वियोजन के बारे में और इसके बारे में देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या करता है? ये ऊष्मा लेता है या ऊष्मा देता है? बता सकते हैं? ऊष्मा शोषी, वो ऊष्मा लेता है। क्या करता है वो? नहीं, विस्थापन ये ऊष्मा लेता है। ये क्या होता है? वियोजन। वियोजन क्या करता है? ऊष्मा लेता है, तभी तो टूटेगा। तो ये क्या करता है? ऊष्मा लेता है, यानी कि ऊष्मा शोषी। ये चीज याद रखिएगा कि हम कोई भी चीज को तोड़ेंगे तो उसमें ऊष्मा देना पड़ेगा ना। ऊष्मा दिए तो ये क्या हो गया? तो आपसे क्वेश्चन में ये चीज दिया जाएगा, जैसे कि आपके पास क्या कुछ ऐसा कोई चीज है जिसको हम तोड़ दें, इसको CO2 इसी को तोड़ेंगे। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा मेरे पास? कार्बन और ऐसा कभी हो सकता है? नहीं होगा।
ठीक है, ऑक्सीजन हाँ हो सकता है, टूटने से ऑक्सीजन निकल सकता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन एक ही चीज से निकलता है, सिर्फ क्या चीज से? प्रकाश संश्लेषण से। ये गलत है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से ही निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ गाड़ी से ही निकलता है, ठीक है, ये सब चीज ध्यान में दीजिएगा। ऑक्सीजन वहीं से सिर्फ प्रकाश संश्लेषण से, बाकी सब प्रदूषित करता है। हम लोग क्या देख रहे थे? वियोजन या इसको वियोजन को देख रहे थे। वियोजन में हम लोग क्या देखे कि ये ऊष्मा लेता है, तो ये कितने प्रकार का होता है? ऊष्मा शोषी वियोजन कौन कौन? एक ऊष्मा लिया तो ऊष्मीय हो गया, एक प्रकाश लिया तो प्रकाशीय हो गया, लेकिन एक और होता है विद्युत दे के तोड़ते हैं। तो एक विद्युत से हम लोग किसको तोड़ते हैं? पानी को तोड़ते हैं, ठीक है। H2O को हम लोग पानी को हम लोग विद्युत दे के तोड़ते हैं। जल को तोड़ते हैं हम किससे? तो यहाँ से हम लोग देखे ये कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? ऊष्मा दे के तोड़ना और एक विद्युत दे के तोड़ना, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं किसमें? विस्थापन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कैसा विस्थापन? जैसे कि यहाँ से उठ के वहां चल गई तो क्या हो गया? एकल विस्थापन, और ये वहां चल गया तुम यहाँ आ गया, द्विविस्थापन हो गया। तो हो गया विस्थापन अभिक्रिया हम लोग का कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन तो कल हम लोग देखेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है? उदासीनीय अभिक्रिया। उदासीनीय अभिक्रिया क्या है? हम लोग कभी देखे थे अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या होगा? लवण और जल बनाएगा, और जल को क्या मतलब लवण को क्या उदासीन कर दिया हो, तो वही इसमें क्या होता है? अम्ल और क्षार आएगा। जैसे कि HCl, ये क्या है? अम्ल। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मिल गया और टूटा तो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O बन गया। तो ये मेरा बन गया क्या? लवण, और ये बन गया जल। तो उदासीन में इस तरह बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बताइएगा क्वेश्चन? आप लोग इधर नहीं देखिएगा जी, ठीक है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? हाँ, क्या है ये? संयोजन अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी? ठीक है, ऊष्मा ये क्षेपी यानी कि देगा, ठीक है। अगला देखे। क्या हुआ? 1 + 0 + 1 देख रहे थे क्या? चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। नहीं है विश्वास, है ही नहीं आप लोग पे। किस प्रकार की अभिक्रिया है? कौन सा विस्थापन? विस्थापन 2 प्रकार का, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। बहुत बढ़िया। कैसे हो सकता है द्विविस्थापन? थोड़ा हमको भी बताइए कैसे होगा द्विविस्थापन, थोड़ा हम भी देखें। इससे ये चीज यहाँ, ये मान के चलिए यहाँ पे लिख दिए, और ये उठ के यहाँ आ गया तो ये अकेले रह गया, तो क्या ये भी कहीं गया क्या? तो क्या हुआ? एकल विस्थापन हुआ। देख रहे हैं उसको,
देखा, इसीलिए भरोसा नहीं था, इधर लाए थे। तो फिर ले जाइए सर, बोल दीजिए। भरोसा जीत लिए ना, बोल रहा था कि अभी भरोसा जीत लेंगे। यही सब चीज पकड़ना है, क्वेश्चन यही सब पूछा जाता है, ठीक है। क्या बोले? पीछे से हाथ लगा है। पीछे से हार्ड लग रहा है। यहाँ से आगे से हाथ नहीं सर, बोले तो पीछे पड़े थे तो दूसरा हाथ नहीं लग रहा था, पूरा पीछे लग रहा सब सब जो है कभी पढ़े थे चैप्टर, था। ये चैप्टर में मॉल कंसेप्ट पढ़े थे, तो सब हार्डे वाला उठावे किए हैं, तो लगेगा नहीं हार्ड। उधर उधर 5-6 बार कंप्लीट कर चुका है उधर वाला, ये सब कभी पढ़ा ही नहीं। क्या कि इसमें क्या है, खाली न्यूमेरिकल है, और आगे अब ग्रुप डी अब पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं इसका। अगला क्वेश्चन देखे, बताइए कि कौन सा। बताइए वियोजन क्या है, वियोजन क्या हो गई? वियोजन का मतलब क्या हुआ? हाँ टूटना। ये जुटा हुआ था, टूटा तो कैसे हुआ पता नहीं चला। प्लस तो हमको दिख ही नहीं रहा था, और देख कहाँ रहे थे। प्लस नहीं दिख रहा? हम प्लस नहीं, लिख भी ऐसा नहीं। वही सोच के बोल रहे थे। वियोजन वो चश्मा लगा लिया है ना जो, हाँ नहीं पहनता तो कुछ नहीं दिखता है, वो वाला पहन लिया है कि यहाँ प्लस है, इसको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे इसको प्लस दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? उष्माशोषी हाँ, पहले तो वियोजन, पहला क्या हो गया? वियोजन। और जब वियोजन आया तो क्या हुआ? उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। तो यही सब दे लेगा, ये दे लेगा, बोलेगा कौन सा अभिक्रिया है सबसे पहले, या उष्मा शोषी है, या उष्मा छेपी है, या उदासीनीय है। तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, और एक एक करके निकालना है, खोजना है, और क्या करना है। पहला देखो ऑप्शन दे रही हाँ, ये वाला तो ऑप्शन तो देगा, यही वाला दे के। हाँ, संतुलित करने नहीं आएगा, संतुलित करने नहीं आएगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, सब पकड़ लीजिएगा उसमें। देख रहे हैं कपिल जी एकदम खूब। हो गया, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं। क्यों यहाँ तक रखते हैं? हाँ, एक बार नहीं, बोर का बात नहीं है। कल जो है ना, कल इसमें से आप लोग ऑब्जेक्टिव को देख के आइएगा। नहीं देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो याद नहीं करना है, समझना है। तो उसको याद कर लेना है। हम क्वेश्चन यहाँ पलट देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ सर, समझ हाँ ठीक, सही बात है। में आएगा तो चिंता नहीं आराम से सर, रुकिए ना थोड़ा सा। अभी उष्मा छेपी, उष्मा शोषी सब तो रुक ही गया है। पढ़े थे आप लोग पूरा? सर वो सब जो सब धवन सोडा सब याद किए थे सर। अच्छा, याद करने वाला कर लिए ना, ठीक है। तब कल रखते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, परसों, ठीक है। पूरा पूरा कंप्लीट रखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव के साथ, और पढ़ के आना है। यहाँ भरोसा पे खाली नहीं आना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। सर।